स्टार्ट करते हैं गाइस, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि रेडिएशन और मैटर की दोहरी प्रवृत्ति, ठीक है। दोहरी का मतलब दो तरीके की, है ना। तो चलिए देखते हैं, जो आपकी लाइट होती है ना, लाइट का दोहरा नेचर होता है, डुअल प्रवृत्ति होती है, यानी कि दो तरीके का नेचर होता है। जैसे कि आपका स्कूल में कोई और नेचर होगा और स्कूल के बाहर आपका कुछ और नेचर होगा। स्कूल के अंदर टीचर आपको सोचते होंगे कि आपका बड़ा सीधा नेचर है, क्योंकि स्कूल में आप सीधे बनकर रहते होंगे, और स्कूल के बाहर पता चलता है ना। तो इसी तरीके से लाइट का भी दोहरी प्रवृत्ति होती है। दो तरीके का नेचर होता है, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जैसे कि इंटरफ्रेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, इस तरीके का जो नेचर होते हैं वो आपके लाइट के वेव नेचर के अंदर आते हैं। और पार्टिकल नेचर, देखिए जो लाइट चलती है ना, बहुत छोटे पार्टिकल पैकेट्स ऑफ, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में चलती है, जिसको आप लोग फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, तो डीपली पढ़ेंगे इसको इसी चैप्टर में, है ना। फोटोन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बहुत छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको हम लोग फोटोन बोलते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फोटोन इज कॉल्ड क्वांटा। जो भी एनर्जी फोटोन के अंदर होती है, फोटोन के अंदर जो भी आपकी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा प्लीज़ इसको याद रखिएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच आपका प्लांक्स कॉन्स्टेंट है, जिसका वैल्यू ये रहा, ठीक है। और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे पुट किया, इज इक्वल टू एच न्यू की जगह वैल्यू रखा मैंने, तो HC बाई लैम्डा बना, ठीक है। जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो होता है P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। कैसे होता है, देखो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे एम नोट क्या है, फोटोन का रेस्ट मास है, ठीक है। और ये मूविंग मास है, जो मास आपका मूव हो रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है ना। तो एम नोट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा तो m की गुणा इसमें होगी, मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो मैंने सी स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर क्यों लिया, इसको समझिएगा आप थोड़ा ध्यान से। आप देखिए ये वेव चल रही है, ठीक है। अगर ये वेव चल रही है तो जो आपकी लाइट चलती है वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में चलती है, जिसको आप लोग फोटोन बोलते हो। तो जिस स्पीड से ये वेव चल रही है उसी स्पीड से फोटोन चलेगा, है ना। वेव के साथ ही एसोसिएटेड है वो फोटोन, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड वेव की है वही स्पीड फोटोन की है। तो इसलिए हमने सी स्क्वायर रख दिया वी स्क्वायर की जगह। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचा, जीरो। m मल्टीप्लाई इससे ये कटा, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0, तो ये m मल्टीप्लाई 0, तो रेस्ट मास कितना हो गया, 0। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यकीन मानिए कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, वीडियो की लेंथ पे मत जाइए, कंप्लीट थ्योरी डेरिवेशन के साथ, आपका फॉर्मूले के साथ। हाँ PYQ है वो एक अलग सेशन रखेंगे, प्रीवियस वो क्वेश्चंस वाली बात हो गई है ना। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, देखो किसी भी मेटल सरफेस से, ठीक है, मेटल सरफेस से जब कोई आपकी रेडिएशन पड़ती है, एक तरीके की एनर्जी पड़ती है, ठीक है, तो वो मेटल सरफेस क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को सोखता है, ठीक है। मेटल सरफेस क्या करता है, उस एनर्जी को सोखता है। तो उस मेटल पे जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वे आराम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी कौन देता है, आपका रेडिएशन या वेव की फॉर्म में होती है ये एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ही मेटल सरफेस पे पड़ा वेव, ठीक है, तो मेटल सरफेस गर्म हुआ, ठीक है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, है ना। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिली, और उनको एनर्जी मिली तो वे इस मेटल सरफेस से बाहर आ गए, इस मेटल सरफेस से बाहर आ गए। जानते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मतलब समझिएगा, ये आपका मेटल है ना।
वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नाउन एज वर्क फंक्शन, ठीक है। वो कम से कम एनर्जी जो कि एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, W इजिकल टू फाई नॉट है ना, इजिकल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। फाई नॉट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। मीजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको किस में मीजर करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। एमिशन किस टाइप से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं देखते हैं। थर्माइनिक एमिशन होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर या हीट देने पर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं सरफेस से, सरफेस को गर्म करने पर, जो आपका सरफेस है मेटल सरफेस, इसको हमने हीट दिया, हीट देने पर जो इसके अंदर सरफेस के, मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिली, तो उनको एनर्जी मिली, तो जब उनको एनर्जी मिली तो वो इस सरफेस से बाहर आई, तो इसी को बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ सफिशेंट थर्मल एनर्जी, ठीक है। वो ये मैंने जो हीट दी, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हीट मिली उसको, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मेटल सरफेस गर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आई और वो बाहर आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब होता है जो मेटल आपका सरफेस है, मेटल सरफेस है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो मेटल सरफेस का बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो फाइनली बाहर निकल गए, ठीक है। इसको डीपली पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आ जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक बार आप पढ़ लेंगे, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बड़ा ही सीधा सा फंडा है, ध्यान से देखिए, ये डायग्राम दिखा आपको, ये कैथोड प्लेट हो गई, ये एनोड प्लेट हो गई, यहाँ से हमने खोल रखा है, ठीक है, रेडिएशन के आने का रास्ता ये, ठीक है। यहाँ एक सोर्स है जिससे रेडिएशन या वेव आई, ठीक है, सीधी पड़ी कैथोड पर, कैथोड हीट अप हुआ, अगर कैथोड गर्म हुआ, कैथोड मेरा अगर गर्म हो, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कैथोड गर्म हुआ, तो जो कैथोड गर्म हुआ, गर्म होने पर इसका जो कैथोड मेटल सरफेस है, ये कैथोड का एक मेटल सरफेस है, रेडिएशन पड़ा, तो रेडिएशन के अंदर एनर्जी होती है, तो इस सरफेस को इतनी एनर्जी मिली कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया, है ना। हीट अप होने पर भाई रेडिएशन पड़ी, रेडिएशन पड़ने से ये हीट अप हुआ, इसको एनर्जी मिली, इसके मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली और उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाने लगे, पॉजिटिव की ओर जाने लगे। कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हुआ। भाई इलेक्ट्रॉन का चलना क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वार्ट्ज फिटर है, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज फिटर, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन चलने लगे, तो इसी को जो करंट इसके अंदर चला, जो करंट इसके अंदर चला उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मिली एम्पियर, मेजरिंग स्मॉल, छोटे करंट को मेज़र करने के लिए क्या होता है, मिली एम्पियर हमने लगा लिया। ये रिवर्सिंग की है, इसके द्वारा हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, है ना। रियोस्टैट भी लगा रखा है हमने यहाँ पे। रियोस्टैट क्या होता है, आपका वोल्टेज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और डीपली पढ़ना है आपको तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। इन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय मींस स्पार्क डिस्चार्ज, हर्ट्ज ने भाई यही बता रखा है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मेन चीज़ें क्या हैं कि भाई हमें हाई वोल्टेज स्पार्क देखने के लिए मिली, चिंगारी टाइप कुछ देखने के लिए मिली। कब देखने के लिए मिली, जब आपका जो डिटेक्टर लूप है वो इन्हेंस हुआ। कब हुआ, व्हेन द एमिटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट रेज। ये आपकी एमिटर प्लेट है। एमिटर प्लेट वो प्लेट होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो ये आपकी एमिटर प्लेट हो गई। यूवी रेडिएशन पड़ी, तो इस यूवी रेडिएशन के पड़ने पर इस एमिटर प्लेट पर क्या होता है,
हाई वोल्टेज स्पार्क, हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, इन्होंने इतना ही बताया 1862 से 1947 इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूवी रेडिएशन आपकी जब तक एमिटर प्लेट पर पड़ते हैं तो दो मेटल प्लेट होती हैं, एक तो कैथोड और एनोड, और जैसे ही आपकी यूवी रेडिएशन रुक जाती है करंट फ्लो भी रुक जाएगा। भाई सही तो कहा है उसने, जब तक रेडिएशन पड़ रहा है करंट चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, भाई रेडिएशन पड़ा, हीट अप हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब जब ये रेडिएशन ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट रुक जाएगा, है ना, करंट स्टॉप हो जाएगा। जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थोड़े नोट्स ऐसे ही हो रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, इसको लिख लीजिएगा आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, मतलब स्टॉप करने के लिए, स्टॉपिंग में आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड सो दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। ठीक है, वो नेगेटिव कम से कम पोटेंशियल, ठीक है, जो एनोड को दिया जाता है, एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, उसको दिया जाता है ताकि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस ही ना हो, वो जीरो हो जाए, तो वो होता है आपका पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए जो आपका पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, याद रखना इसको। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन आ रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव होता है इस प्रोसेस में, इस क्राइटेरिया में। भाई देखो, कैथोड, एनोड, यहाँ पे कोई रेडिएशन आई आपकी, ज़्यादा एनर्जी के साथ आई, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो यकीन मानिए फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की, सुनना, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उस रेडिएशन का एनर्जी होगा, इस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी के साथ आया तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेगा, है ना। तो एक बात को मेरी याद रखना, ठीक है, अगर आपकी फोटोन की संख्या बढ़ रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपकी फोटोन की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर, ना कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर, वो डिपेंड करेगी किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, सैचुरेशन करंट का एक बार डायग्राम देख लीजिए, देखने के लिए आ जाता है ये। तो ये नेगेटिव, एक मिनट, ये नेगेटिव पोटेंशियल 1, नेगेटिव पोटेंशियल 2, नेगेटिव पोटेंशियल 3, तो ये सभी के सभी एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो रहे हैं। तो उस पॉइंट के और इस एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा सैचुरेशन पॉइंट होगा। ठीक है, ग्राफ आ सकता है बनाने के लिए, केवल इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी डीपली ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको डीपली भी एक अलग से इसका लेक्चर बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, ये सभी बटेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकी किसी एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा होगी। इनकी फ्रीक्वेंसी भी, भाई ये पहली फ्रीक्वेंसी इसकी, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी, ये तीसरी फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल इनका, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, लेकिन ये जिस पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो रहा है और एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा सैचुरेशन करंट है। सैचुरेशन करंट जानेंगे हम आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, इसके लॉस देख लेते हैं। बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। भाई फ्रीक्वेंसी की अपनी एक लिमिट होती है, किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी के नीचे, मान लीजिए इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिशन होना है,
इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिशन होना है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी रह गई नीचे यहाँ पर। तो इस तरह के केस में इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे एक पर्याप्त, एक सफिशिएंट, एक लिमिटेड, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। इसकी भी अपनी खुद की शर्तें होती हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, न्यू नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। वही है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, वो रुक जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो लिमिट से थोड़ा ज़्यादा हो या लिमिट में हो। लिमिट से नीचे होगी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, ठीक है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम इंसिडेंट रेडिएशन की वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुक जाता है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट हो फिक्स, एक लिमिट में वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका पॉसिबल हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोल दीजिए एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने यहाँ बताया था कि नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, है ना। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा करंट, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना कम करंट, उतनी कम इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी को समझिए आप एक तरीके से ब्राइटनेस, है ना, कितनी इंटेंसिव है वो, कितनी मतलब चमकीली है, इस तरह से समझिएगा आप फिलहाल, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर भागेगा, हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, केवल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज क्विक इमीडिएट, ये ज़्यादा किसी का इंतजार नहीं करता। रेडिएशन आया ज़्यादा एनर्जी का, मेटल सरफेस पर पड़ा, टकराया मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर, कितने समय में, 10⁻⁻9 सेकंड में, 10⁻⁻9 सेकंड में, बहुत जल्दी होता है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, देखिए मेरे चांद, बहुत बढ़िया भाई। देखो 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, चैप्टर थोड़ा सा समाप्ति की ओर बढ़ने लगे हम, ठीक है। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि जो आपकी लाइट है उसकी इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो इंटेंसिटी क्या असर होता है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले एनर्जी अपॉन एरिया गुना टाइम। एनर्जी हमने पढ़ा है NH न्यू, अभी तो पढ़ा था आपने, पीछे देख लिया होगा, 1 मिनट। अब एक तो यार ये रहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV0, ठीक है, और E = NH न्यू, ठीक है। ये होता है आपका एनर्जी का फॉर्मूला, कि इनकी टर्म्स में नंबर ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स n जो भी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब चलिए मेरे चांद, अब आपको बताते हैं इंटेंसिटी होगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया, इंसिडेंट रेडिएशन आई, सरफेस हीटअप हुआ, हीटअप होने से जो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली, बाहर भाग गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ मैंने वाई एक्सिस पे मान लिया और इंटेंसिटी का ग्राफ मैंने एक्स एक्सिस पे मान लिया। तो इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। गुरुजी अभी तक तो हमने पढ़ा, आपने बताया था कि ओरिजिन से लिया जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपने बिल्कुल सही बनाया, लेकिन वो ओरिजिन से लिया जाता है स्लोप। तो आपने ये क्या किया फिर, यहाँ से क्यों नहीं लिया स्लोप? मैंने यहाँ से इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा जो सरफेस है उसको हीट अप होने में टाइम तो लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत जो भी है टाइम तो लगेगा हीट अप होने में। तो ये जो गैप है ये टाइम कंज्यूम फॉर हीट अप सरफेस, सरफेस को हीट अप होने के लिए जो टाइम लगा। आपने तो बताया था कि ये प्रोसेस इमीडिएट होता है, तुरंत होता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर भागेगा, लेकिन मेटल सरफेस हीटअप तो होगा ना, हीटअप होने में तो टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को भागने में टाइम नहीं लगेगा, 10⁹ सेकंड बहुत जल्दी होगा, लेकिन हीटअप होने में टाइम लगेगा रेडिएशन द्वारा। ठीक है, पोटेंशियल का क्या प्रभाव होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, चलो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 100 फोटोन लिए, ये कैथोड ये एनोड, ये हमने बैटरी वोल्ट लगा दी यहाँ पे, एनोड पॉजिटिव चार्ज कैथोड नेगेटिव चार्ज। 100 फोटोन आए इस कैथोड पे और इधर भागे 95 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ये भी तो एब्जॉर्ब करेगा कुछ, कैथोड को कुछ भी तो चाहिए, रोकड़ा वगैरह कुछ तो चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा है ना, इसको कुछ तो चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा और बाकी के 95 इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। फोटोन, फोटोन आप इलेक्ट्रॉन ही समझिए एक तरीके से, ठीक है ना। 100 फोटोन थे तो ये एग्जैक्टली 100 फोटोन नहीं जाएंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन कैथोड भी रखेगा। ठीक है, ये एक भ्रांति है जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं कि 100 कैथोड पे अगर 100 फोटोन नंबर ऑफ फोटोन 100 आए हैं तो 100 के 100 एनोड की ओर भागेंगे, नहीं, कुछ 3 4 5 6 उसे कैथोड को भी लगेंगे एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, वो भी अपने सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा और बाकी जितने 95 इलेक्ट्रॉन है वे सब गर्म हो जाएंगे, उनमें एनर्जी आ जाएगी इस रेडिएशन द्वारा, नंबर ऑफ फोटोन द्वारा, और वो भागेंगे पॉजिटिव की ओर। ठीक है, जैसे जैसे V बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। भाई दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओम्स लॉ में नहीं पढ़ा था तुमने भाई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर V बढ़ेगा तो I क्यों ना बढ़े, दोनों की रिश्तेदारी ही अलग, बहुत याराना लगता है दोनों का। ठीक है ना, ऐसे याद कीजिएगा। चलिए 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 चलिए, सैचुरेशन करंट के बारे में मैंने बताया था आपको, है ना, सैचुरेशन करंट की आगे पढ़ेंगे कि भाई आपका जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो जो पॉइंट और एक्सिस के बीच का जो गैप होता है वो आपका क्या होता है, सैचुरेशन करंट। तो किसी फिक्स वैल्यू पे जाके जो करंट रुक जाता है, एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे या किसी वैल्यू पे जाके, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, वो करंट रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या, सैचुरेशन करंट। एक छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं, एक्स एक्सिस है ये मेरी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया इसको, ये एक्स एक्सिस है, मैंने इसको पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। यहाँ से पहला करंट I1 100 फोटोन्स का, दूसरा I2 करंट 102 फोटोन्स का, तीसरा I3 करंट इसी नेगेटिव पोटेंशियल से 105 फोटोन लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि दोनों इस एक्सिस के और इनके बीच का गैप सैचुरेशन करंट होता है, इसको गोली मारो। ठीक है, ये ख़त्म। अब देखिए, अगर I1 100 फोटोन लेके जा रहा है, ये 102 फोटोन लेके जा रहा है, ये 105 फोटोन लेके जा रहा है I3, यकीन मानिए न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। तो आपको बिना, अगर वो पूछे कि बताओ इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, ठीक है, घटते क्रम में लगाइए, तो I3 सबसे ज़्यादा 105 फोटोन लेके जा रहा है, उसके बाद 102 फोटोन I2, ये ज़्यादा होगा I1 से 100 फोटोन के साथ। तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ये न्यूमेरिकल में आ सकता है, इसकी मैंने आपको इसलिए कराया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ½ mv² इज इक्वल टू EV0, काइनेटिक एनर्जी तो होती है ½ mv²,
और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट होती है ना। मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल में पढ़ाया था आपको अभी अभी, है ना। ये देख ले, ये रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स बराबर ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, है ना। और भाई के मैक्सिमम कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर भी तो होता है। दोनों को इक्वेट कर दो, न्यूमेरिकल में मदद करेगा। रोकने पर, ठीक है, करंट को रोकने पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। ये टर्म थोड़ा सा आपको फिलहाल के लिए लेफ्ट करना है इसको, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिज़िक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तहलका मचाया, फिज़िक्स के लिए बहुत सारी नई नई थ्योरीज दी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने दी, जिनका नाम था आइंस्टीन। एक उनकी फेमस इक्वेशन थी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि मास को आप लोग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को आप लोग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप इसको देख सकते हैं। थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इतनी, ठीक है ना। इसमें ये क्या है कि मास को आप लिख सकते हैं कि आइंस्टाइन स्टेट दैट मास विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ गिवन बाय द इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस तरीके से यार 12th में आ गए, CBSE में पढ़ रहे हो, थोड़ा तो आपको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, सब टीचर से ही नहीं होता है ना। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं भाई। मेटल सरफेस हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ये रेडिएशन आया, एनर्जी मिली, हीटअप हुआ, ये इसके अंदर मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये उसको एनर्जी मिली और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो निकला काइनेटिक एनर्जी है उसकी। मेटल कंज्यूम एनर्जी, ये जो मेटल सरफेस है एनर्जी इसने कंज्यूम की, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली और वो भागा सरफेस से निकल के, ठीक है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ नहीं किया मैंने, वर्क फंक्शन तो क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन को वो मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो कि उसको बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, तो वो एनर्जी हाँ मिली इस मेटल सरफेस को, या इस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो कम से कम एनर्जी मिली, तभी तो वो बाहर निकला। तो हम कह सकते हैं वहाँ वर्क फंक्शन ने काम किया। साथ में वो जो इलेक्ट्रॉन भागा निकल के सरफेस से, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ भागा। जो भागा, दौड़ रहा हूँ, अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है, मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल वही पूछना चाह रहा है कि इस प्रोसीजर में टोटल एनर्जी कितनी हुई। तो इस प्रोसीजर में टोटल एनर्जी हुई मेरे चांद वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब हाफ एम बी स्क्वायर को मैं इधर ले आया, ई माइनस फाई नॉट, हाफ एम बी स्क्वायर इधर का इधर ही है, मैं फाई नॉट को इधर ले आया इज इक्वल टू के, भाई हाफ एम बी स्क्वायर तो इधर का इधर ही है ना मेरा, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको मॉडिफाई करके लिखा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि एनर्जी ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और ई इज इक्वल टू एच न्यू हमने पढ़ा है, ई इज इक्वल टू एच न्यू स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। और ये जो वर्क फंक्शन है इसको मैं एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ स्टार्टिंग में, एच न्यू नॉट। ये रहा आपके सामने सबूत है, सब हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी, क्या को मना यहाँ से, एच को मनाया, न्यू माइनस न्यू नॉट, फॉर्मूला याद रख लेना। सम टाइम कभी कभी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के इक्वल हो जाती है, कहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले कंसेप्ट में बताया मैंने आपको। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ई वी नॉट इज इक्वल टू सी को मना गया एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। अब डेटर प्लांक्स कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले प्लांक्स की थ्योरी सुन लीजिए एक बार फिर से, मैं आपको रिवाइज दिला रहा हूँ। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो आपका रेडिएशन चल रहा है ना,
ये कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है, ये कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है। इस रेडिएशन नहीं, बिल्कुल ये कंटिन्यूअसली चल ही नहीं रहा है। अब आप देखो, आप नीचे खड़े हो, ये पृथ्वी है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये सन है, सन से रेडिएशन आ रहा है, आपको क्या लगा लगातार आ रहा है? एकदम बहुत टपक टपक के आ रहा है, एकदम बहुत रफ्तार से आ रहा है, डायरेक्टली आपके सिर पे आके गिर रहा है। ये आपका जो सरफेस है सर का, उसको गर्म कर रहा है ये, ठीक है। आपको क्या लगा डायरेक्टली आ रहा है भाई, ये तो कंटिन्यूसली आ रहा है भाई, ये तो बहुत नहीं, मैंने ये भाई कंटिन्यूसली नहीं आ रही है। ये जो रेडिएशन आ रही है, जो सन की रेज आ रही है, ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में आ रही है। एनर्जी के बहुत छोटे छोटे पैकेट होते हैं, एंड जो आपका रेडिएशन चलता है ना, ये बहुत छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में चलता है, एनर्जी के पैकेट के रूप में चलता है, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं या बोलते हैं फोटोन। ये आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या समझते हो, लेकिन समझना इतना इम्पोर्टेंट है कि रेडिएशन जो चलेगा वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में चलेगा, एनर्जी के बहुत छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलेगा, और उस पैकेट को हम क्या बोलेंगे, क्वांटा, जिसको हम लोग क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। ओके, चलिए प्लांक्स कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अभी अभी मैंने आपको बताया, ये बार बार मेरे को बताना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, आप इसको नोट करते रहिए साथ के साथ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नोट, ठीक है, इतनी बात। तो मैं कह सकता हूँ कि ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। भाई दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों को इक्वल रख दिया मैंने, इसकी ई वी नोट की वैल्यू निकाली मैंने, तो एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ई को मैंने यहाँ पूछा दिया, इनके डिवीजन में पूछा दिया, इक्वेशन नंबर 3, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो अब इस तीसरी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा आप। इसको देखते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस पे वी नोट, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ओ, और यहाँ से एक सीधी रेखा जा रही है, इस पॉइंट पे माइनस फाई नोट अपॉन ई है, ठीक है, इसको आप दिमाग में छापिएगा ऐसे ही। तो ये ऐसे जा रहा है, स्लोप जा रही है, ये बी सी ए, ये ए है, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे ये इस एक्सिस को कट कर रहा है, ये मेरा बी है, न्यू नोट है ना, और ये मेरा सी है, माइनस का फाई नोट अपॉन ई। तो स्लोप की हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन पढ़ी होगी स्लोप की। इक्वेशन नंबर 4, जो तीसरी इक्वेशन थी उसको हम 4 के साथ कंपेयर करते हैं। वी नोट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नोट अपॉन ई, लेट अस कंपेयर इट। ओके, m इज इक्वल टू एच अपॉन ई, ठीक है, m इज इक्वल टू एच अपॉन ई, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कांस्टेंट मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y मेरा वी नोट, m मेरा क्या एच अपॉन ई, और c मेरा फाई नोट अपॉन ई, ठीक। चलिए m इज इक्वल टू एच अपॉन ई, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, h, m, टेन थीटा, बोथ आर स्लोप, दोनों ही स्लोप है, m और टेन थीटा, तो h अपॉन ई कह सकता हूँ मैं। तो h इज इक्वल टू ए एक्स टेन थीटा। भाई इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए, आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में, क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ओ सी का वैल्यू कितना है मेरा, यहाँ ओ सी को देख लो, ओ सी में कितना है, माइनस का फाई नोट अपॉन ई, तो माइनस का फाई नोट अपॉन ई, तो फाई नोट की वैल्यू ई इंटू ओ सी, ई इंटू ओ सी, तो h
क्या था हमारा, E मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा, H की वैल्यू यहाँ से निकाली ना मैंने, E मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा। उसी प्रकार OC की वैल्यू निकाली माइनस फाइव नोट अपॉन E, तो E गुना OC। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें। फेलर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई। देखो, एक तो इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, क्लियर है। वहीं अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे या एमिशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गई। पहला पॉइंट तो ये था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर ऑल रेडिएशन। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी रेडिएशन के लिए पॉसिबल है? नहीं, किसी ऐसे रेडिएशन के लिए जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त हो मेटल सरफेस से। अब नू तो कोई लल्लू फुल्लू कोई भी रेडिएशन आ जाए, वेव आ जाए, वो पड़ी सरफेस पे, मेटल सरफेस को जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वो मिनिमम एनर्जी नहीं मिली जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल जो है उन्हीं, खास तौर से उन्हीं रेडिएशन के लिए, उन्हीं वेव के लिए एप्लीकेबल है जिनके अंदर जिनके पड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल जाए, जिसके कारण वो बाहर निकलने के लिए एबल हो, ठीक है ना। तो सभी के लिए नहीं है ये, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन। भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है आपके पास इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो ये नहीं होगा फिर, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको फिर, ठीक है ना। चलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देख लेते हैं एक बार। बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा टॉपिक है कि भाई जो आपकी वेव चलती है ना, उस वेव के साथ जो आपका पार्टिकल चलता है उसके साथ हमेशा एक वेव जुड़ी हुई होती है जिसको आप लोग मैटर वेव बोलते हो। क्या बोलते हो? मैटर वेव, ठीक है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ का, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, पी बराबर होता है एम वी। तो एच अपॉन एम वी बन गया, नहीं बन गया फॉर्मूला? तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम मास होगा, ठीक है। ये याद रखना आप। देखिए ये आपका पार्टिकल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल चल रहा है ना, इसके साथ में ये वेव एसोसिएटेड है, ये वेव भी इसके साथ में एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है इस पार्टिकल के साथ, ठीक है। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, आप लिख दोगे मुझे पूरी उम्मीद है। ये डेरिवेशन है, बिल्कुल शॉर्ट में करा रखा है। अब भाई लैंग्वेज अगर मैं लगा के लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं केवल शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, बाकी आप क्लास 12th में आ गए यार, कुछ तो एफर्ट करो, अपने पास से कुछ तो बना के लिखना पड़ेगा ना भाई। केवल मैंने यहाँ पे डेरिवेशन किया है, लिखना मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है ना। मेरा काम समझाने का है, अब उसको आप किस तरीके से लेते हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना। एनर्जी एच न्यू, ठीक है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो है ये सिद्धांत फॉर्मूला। इज इक्वल टू एच न्यू आपको पता ही है, तो एच न्यू को एम सी स्क्वायर के बराबर लिख रख दिया मैंने। और लैम्डा की जो आपका न्यू है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होता है सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एक सी से इसका एक पावर खत्म, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये एम सी है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझो, एच लैम्डा बराबर एम सी। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, सॉरी ये एच अपॉन लैम्डा है, ये एच अपॉन लैम्डा है एम सी। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये लैम्डा इसके पास जाएगा, लैम्डा एम सी, और एम सी को इधर पहुँचा दूंगा तो लैम्डा अपॉन एम सी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, एम सी, यहाँ पे सी क्या है? स्पीड, वेलोसिटी।
तो जब भी मास की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये क्या है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड एक तरीके की वेलोसिटी होती है, तो जब भी मास की वेलोसिटी में गुना होगी तो वो बन जाता है मोमेंटम, यानी कि पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। छोटा सा डेरिवेशन था, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है देख लेते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, इक्वेशन फर्स्ट, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, के मैक्स बराबर ई वी नॉट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ से v की वैल्यू निकाली तो 2 ई वी नॉट अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 को मैंने फर्स्ट में रखा, पुट इक्वेशन इन फर्स्ट। तो मैंने v की जगह v का वैल्यू रख दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम अंडर रूट 2 ई वी नॉट अपॉन एम। तो 2 को जब मैंने अंदर प्रवेश कराया, m को जब मैं अंडर रूट के अंदर लूँगा तो वो m स्क्वायर बनेगा। भाई अंडर रूट के अंदर जब m की गुना m में करूँगा तभी तो m बाहर आएगा, तो m को अंदर भेजूँगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। 2 ई वी नॉट एम स्क्वायर अपॉन एम से m खत्म, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, मास रखा मैंने 9.1 मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वी नॉट। इस सब को सोल्व करके मेरा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट वी नॉट। होमवर्क आपका क्या है कि आपको इसको सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। 1 एंगस्ट्रॉम में इतना होता है, ठीक है ना, इसको तो छोटी सी चीज़ है। रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है भैया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, बिल्कुल लास्ट समाप्ति की ओर है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 एम ई वी नॉट, ठीक है। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी से हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट, ये हमने लिख दिया। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट, एच अपॉन 2 एम ई वी नॉट मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 के बी टी। यह आप मुझे बताना क्या है, ठीक है। क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में। 2 होमवर्क हैं ये, मैंने 2 होमवर्क दिया आपको, मेरे को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, नहीं बताया तो आपको घर आके आपका इलाज करूँगा ओके। अरे नहीं यार, इतना बड़ा टीचर नहीं। 2m इंटू 3/2 के बी टी, 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन 3m के बी टी, 3m के बी टी, रूट हटाओ मत हटाओ मर्जी आपकी, ठीक है। h अपॉन 3m के बी टी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट ई वी नॉट, 2 एम के ई वी, लैम्डा इज इक्वल टू ये फाइनली अभी जो हमने निकाला। याद रखना, अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फोटो सेल को देख लेते हैं क्या होता है एक बार। फोटो सेल जो है एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है फोटो सेल, याद रखना। सिनेमेटोग्राफी में इस्तेमाल होता है फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, सिनेमेटोग्राफी में, यानी कि फिल्म वगैरह में, सिनेमाज में, है ना, उसमें ये यूज़ होता है। क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसके प्रिंसिपल बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, ठीक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है भाई। देखो अगर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये आप हो और मैं आपको दूर से देख रहा हूँ, आप किसी के घर का चक्कर लगा रहे हो, समझ लो, सॉरी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है ना। आप मतलब चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और मैं दूर से खड़ा हूँ आपको देख रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी स्पीड और तेज़ कर दी, इधर से उधर, इधर से उधर, फिर भाग गए।
तो मेरे लिए आपके लिए बताना मुश्किल है कि आप जब यहाँ घूम रहे थे आगे पीछे उसके घर के चक्कर लगा रहे थे आप, मतलब अपने दोस्त के, यार गलत मत समझा करो, ठीक है ना। तो मैं नहीं बता सकता कि आपका मोमेंटम क्या है, मैं नहीं बता सकता कि आपकी फ़िक्स पोजीशन क्या है ना। मैं आपकी स्पीड नहीं बता सकता दूर से खड़ा होकर के, है ना, क्योंकि आप मोशन में हो, आपका मोमेंटम बताना मुश्किल है। इसी तरीके से द मैटर वेव पिक्चर एलिगेंटली इंटरप्रेटेड द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बताना मुश्किल है, पॉसिबल टू मेजर, ठीक है, ये बताना मुश्किल है पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। जब भी वो मोशन में होगा तो ये बताना मुश्किल है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है ना। देयर विज ऑलवेज, वहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक, अनसर्टेनिटी होती है in the specification of position and some uncertainty delta p in the specification of momentum। यानी कि डेल्टा x वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका पोजीशन में और डेल्टा p यानी कि मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो डेल्टा x और डेल्टा p का जो प्रोडक्ट है वो मेरा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर लगभग इक्वल टू h, ठीक है। ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसी के साथ आपका अध्याय होता है समाप्त। कैसा लगा आपको वीडियो? 46-47 मिनट में मैंने कंप्लीट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर कंप्लीट करा दिया आपका। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ सकते हो, बाकी तो मोटा माटी मैंने सब आपको बता दिया यहाँ पे। कैसा लगा आपको वीडियो? वन शॉट में कंप्लीट कर दिया मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और एक बार फिर मिलेंगे इसी वन शॉट में। थैंक यू। अगले वन शॉट में, मतलब अगला वन शॉट शायद एटम्स या न्यूक्लियर पे होने वाला है, क्योंकि बुक के 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए पहली बुक के। अब ये दूसरी बुक है, तो इसको हम जल्दी छोटे छोटे चैप्टर को निपटाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।